हेलो बच्चा पार्टी। इंटेक्स्ट क्वेश्चन के इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हैं और इनके आंसर्स को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है आपको उस ऑर्डर में इन सब्सटेंसेस को अरेंज करना है। ये क्या है, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास ऑन वॉल्यूम। ठीक है, किसी सब्सटेंस का एक मास होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, आप उन्हें डिवाइड करोगे देन यू विल गेट दी डेंसिटी। ठीक है, अब देखते हैं। तो इससे हम ये समझ रहे हैं कि जो डेंसिटी है वो मास और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी कम डेंसिटी होगी। यहाँ से आपको दो रिलेशंस देखने मिल रहे हैं कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इस साइन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का साइन। मतलब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगी। ये चीज़ होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। अब इसमें से एक और हमें रिलेशन मिल रहा है, डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर ये वाला साइन है और 1 में कुछ लिखा है तो हम इस साइन इसको क्या कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बढ़ने पर डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और वॉल्यूम कम होने पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये चीज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ये चीज़ टॉपिक से थोड़ा हट के है पर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। ठीक है, अब आते हैं वापस क्वेश्चन में। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी मास और वॉल्यूम के बीच का एक रिलेशन होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगी उतना ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम इन सारी चीज़ को अरेंज करेंगे तो देखो सबसे कम मास किसका होता है, सबसे कम मास होता है एयर का। ठीक है, एयर का, तो एयर की तो सबसे कम डेंसिटी होगी। फिर आप इसमें देखोगे तो जो चिमनीज से एग्जॉस्ट निकलता है वो भी किस फॉर्म में होता है, गैशियस फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। चलिए आगे आप देखोगे कॉटन। नेक्स्ट जिसका सबसे नेक्स्ट आप देखोगे मास के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो देन आता है हमारे पास कॉटन। कॉटन एक बहुत ही पोरस सा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एयर होती है, एयर ट्रैप होती है। ठीक है, इसीलिए इसका मास कम होता है। देन कम्स योर वाटर, देन हनी। अब वाटर और हनी के बीच में देखोगे तो वाटर क्या होता है, वाटर में फ्लो करने की टेंडेंसी हनी से ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब वाटर का मास कम होता है हनी के कंपैरिजन में। ठीक है, देन कम्स योर चॉक, देन आयरन। आयरन का सबसे ज़्यादा मास होता है, सबसे ज़्यादा मास आयरन का, फिर चॉक का, हनी, वाटर, कॉटन, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज एंड एयर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसे एक अच्छे फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आंसर मैं बताती हूँ आपको। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वॉल्यूम, हेंस हायर मास विल हैव हायर डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे अरेंज कर लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हैं। पहला है टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है इनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होगी तो हमने एक वीडियो में इन्हें टेबुलर फॉर्म में डिस्कस किया था, तो आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग।
रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। हमें इन सब के बारे में कमेंट करना है विद द रेफरेंस टू स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं उनके रेफरेंस में हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास? फर्स्ट वी हैव रिजिडिटी। रिजिडिटी रिजिडिटी से आप नॉर्मल जैसे आप समझते हो ना कितना रिजिड है ये चीज़। रिजिड का मतलब क्या है कि किसी भी शेप को चेंज ना करने की प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी कहते हैं। भाई तो बहुत ढीठ है, ठीक है, वो तो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? रिजिडिटी। सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट एनी चेंज इन शेप। रेजिस्ट एनी चेंज मतलब वो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, वो अपनी शेप नहीं बदलना चाहता। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा रिजिड कौन से मैटर होते हैं? सॉलिड्स। जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं। देन कम्स लिक्विड्स और फिर हमारा गैस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सिंपल सा ये है कि सॉलिड्स में जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, इस चीज़ को तो आप याद कर लो क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द आंसर्स इसी से रिलेटेड होंगे। सॉलिड की इसी सॉलिड, लिक्विड और गैस की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से सारे आंसर्स आपके डिफाइन हो सकते हैं। ठीक है, वही मैंने बताया था कि जो लिक्विड होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने तो टाइटली पैक नहीं होते कि वो सॉलिड्स बन जाएं, लेकिन वो इतने फ्री भी नहीं होते जस्ट लाइक गैस कि हमें तो फुल फ्रीडम मिली है, हम तो चाहे जहाँ जाएं। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रिजिडिटी। फिर आता है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस करना। कंप्रेसिबिलिटी शब्द कहाँ से बना है? कंप्रेस करना, यानी किसी चीज़ को आप जब फोर्स करके उसे दबाते हो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। सो इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ द मैटर टू रिड्यूस द वॉल्यूम। जब आप किसी चीज़ को फोर्स से दबा रहे हो तो क्या होगा? उसका वॉल्यूम कम होगा ना। तो उस चीज़ का वॉल्यूम कम होना जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू रिड्यूस इन वॉल्यूम। ठीक है, रिड्यूस इन वॉल्यूम व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब यहाँ देखो एक्सटर्नल फोर्स की बात क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि आप जब किसी चीज़ में प्रेशर लगाते हो तो नेचर तो प्रेशर नहीं लगाती, आप अलग से प्रेशर लगाते हो ना किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे बॉटल्स के साथ कई बार खेला होगा। ठीक है, जब आपका पानी थोड़ा कम रहता है और अब आप बॉटल को बाहर से फोर्स लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो क्या होता है? बॉटल का वॉल्यूम ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा है? बॉटल कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पे जो आप हाथ से फोर्स लगाते हो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखो आप यहाँ नॉर्मल फोर्स भी लिख सकते थे, व्हेन एन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, लेकिन हमने एक्सटर्नल लिख के एग्जामिनर को क्या बताया कि हमें इस चीज़ की नॉलेज है, हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे एक आंसर को आप एनहांस कर सकते हो, उसकी ब्यूटी एनहांस कर सकते हो। ठीक है, चलो थर्ड है हमारा फ्लूइडिटी। ओके, फ्लूइडिटी क्या होती है? ये पार्टिकल्स के फ्लो होने की प्रॉपर्टी को हम फ्लूइडिटी कहते हैं। सो इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल टू फ्लो, है ना। अब ये हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के स्टेटमेंट। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ पार्टिकल टू फ्लो। अब आप देखोगे सॉलिड्स तो फ्लो नहीं करते, यानी कि सॉलिड्स में फ्लूइडिटी बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं क्योंकि हमारा लिक्विड भी फ्लो होता है और आप जानते हो आपका गैस भी फ्लो करता है। गैस को भी हम फ्लूइड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो किसमें सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी होती है? क्या है ये? टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो। तो जो पार्टिकल्स एकदम फ्री होंगे, जिन्हें अपने घर से खूब सारी फ्रीडम मिली है, वो तो
खूब फ्लो करेंगे, ठीक है। अब आप देखते हो लिक्विड और गैस, ये तो जो बच्चे हैं, अब इनमें से किसको सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिली है? आपको पता है गैस वाले को सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिली है अपने घर से, तो गैस तो ज़्यादा फ्लो करेगा। तो फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर आप सॉलिड्स लिख दो, क्योंकि सॉलिड्स में बहुत कम या ना के बराबर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी फ्लूइडिटी में आती है। चलो, द नेक्स्ट इज फिलिंग अ गैस इन अ कंटेनर। जैसे आपके पास कोई कंटेनर रखा है, ठीक है, ये आपका कोई कंटेनर है, तो आप देखोगे आप इसमें कुछ भी नहीं भरते हो, ठीक है, तो भी इसमें ना गैस भरी हुई होती है। इसे हम क्या कहते हैं? देखो, अब गैसेस के पास ना उनके खुद के शेप होते हैं, ना कोई वॉल्यूम होता है। उसे आप जिस कंटेनर में डाल दोगे वो उसका शेप और उसका वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है। तो जो अगर एक खुला कंटेनर रखा है तो उसमें तो आप ये मान लो गैस तो भरी ही भरी है, ठीक है। सो दे टेक द शेप एंड कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड। तो इसे कहते हैं फिलिंग अ गैस इन अ कंटेनर। नेक्स्ट इज शेप। शेप क्या चीज़ होती है? किसी की फिक्स्ड बाउंड्री को हम शेप कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, हम इस सर्कल को क्या कहते हैं? ये क्या है? इसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री, इसका रेडियस इतना ही है, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे सर्कल कह देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास अपनी फिक्स्ड बाउंड्री है, ये अपनी मार्जिन से बाहर नहीं जा सकता, ये जितनी बाउंड्री इसकी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसीलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास फिक्स्ड बाउंड्री है, ठीक है। अब आप देखते हो सॉलिड का केस। सॉलिड का जो शेप होता है उसके पास बिल्कुल उसके पास फिक्स्ड बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना आप उसे कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, ना वो फ्लूइड है, इसीलिए उसके पास क्या है? फिक्स्ड बाउंड्री है, ठीक है। तो शेप क्या है? इट इज़ दी फिक्स्ड बाउंड्री एंड वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो ऐसी एनर्जी जो कि पार्टिकल से कॉन्टिन्यूस मोशन की वजह से होती है। अब आप इसे कुछ इस तरह से समझो, ठीक है। आप सब प्लेग्राउंड में हो, ठीक है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा खेलेगा, ठीक है। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो तो अपना शांति से जाके बैठा रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी किन मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होती है? जो कॉन्टिन्यूस मोशन करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखें तो सबसे ज़्यादा होती है गैस के केस में। क्यों गैस के केस में सबसे ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूवमेंट करते रहते हैं, इनको खूब सारी फ्रीडम है कि आपको जहाँ घूमना है वहाँ घूमो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड में इंटरमीडिएट होती है, और फिर सॉलिड में तो काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करने लगते हैं, वाइब्रेट होने से वो अपने बॉन्ड्स तोड़ देते हैं, और फिर आपने पढ़ा है इनका कन्वर्जन होता है सॉलिड का लिक्विड में या फिर गैस फॉर्म में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। अब लास्ट हमारे पास बचता है डेंसिटी। आइए उसे भी देख लेते हैं। डेंसिटी को तो आप सब जानते हो, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। बस आपको इसी चीज़ को डिफाइन कर देना है। तो डेंसिटी क्या हुई? इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस इतना सा, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी पूरा हुआ। अब जल्दी जल्दी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो जी, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। ओके, ए पार्ट क्या है? अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई वेसल है हमारे पास एम्प्टी है, खुला हुआ रखा है, तो क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स तो हर जगह हैं, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में हर जगह है, तो वो ऑब्वियस सी बात है इस कंटेनर के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो क्या होगा? गैस वेसल को कम्प्लीटली फिल कर देगी, ठीक है, क्योंकि गैस आपके एनवायरनमेंट में हर जगह है। ओके जी, सेकंड क्या है? अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब इसमें आपने क्या देखा है? जो अगर आप एक मॉलिक्यूल को लेके चलो गैस का, ठीक है, ये गैस का एक पार्टिकल है, तो होगा क्या? जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास तो खूब फ्रीडम है ना कि वो इधर उधर ऐसे ऐसे खूब वाइब्रेट कर सकें, ठीक है, अपनी जगह में तो रहते ही नहीं है, ये तो इधर उधर ही रहते हैं। तो होगा क्या? अब ये इनको तो घूमने की आदत है, अब ये इस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाएगा, ठीक है, टकराएंगे। जब भगदड़ मचती है तो ऐसे कोलिजन्स तो होते हैं ना, तो जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो ये
क्या होता है, अगर मान लो ये आपकी वॉल है यहाँ पे किसी कंटेनर की, ठीक है, ये किसी कंटेनर की वॉल है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इस वॉल पे भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, तो इससे क्या होगा, जो है गैस वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है इस तरीके से, ठीक है। देन थर्ड इज अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अब हम वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहेंगे, अब आपने देखा है दैट टेबल इज रिजिड, ठीक है, टेबल क्या है, टेबल रिजिड है। अब रिजिड होने से क्या होगा, इसके पास इसका डिफाइनाइट शेप होगा, डिफाइनाइट शेप होगा और डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा, ठीक है, डिफाइनाइट शेप होगा, डिफाइनाइट वॉल्यूम होगा, और इनके पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमने क्या देखा है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, सॉलिड में होती हैं, इसीलिए हम एक वुडन टेबल को एज अ सॉलिड कंसीडर करते हैं, इजी था, ठीक है। अब आता है डी, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। हम अपने हाथों को एयर में तो मूव कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें एक सॉलिड ब्लॉक में ऐसा करना होगा तो हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न क्या है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो ये इतने दूर दूर रहते हैं। अब देखो, आप सारे लोग अगर एक साथ आके खड़े हो जाते हैं तो उन्हें क्रॉस करना मुश्किल होता है ना, लेकिन वहीं अगर सारे लोग हाथ छोड़ दें, अपने अपने काम करें, इधर उधर है, तो आपके पास तो कितने सारे रास्ते हैं निकलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि आप एयर में अपने हाथ ईजिली मूव कर सकते हो, लेकिन सॉलिड ब्लॉक के लिए ऐसा करने के लिए भैया आप तो 100 बार सोच लो, ठीक है, वरना हाथ की तो ऐसी की तैसी हो जानी है, हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए होंगे सॉलिड ब्लॉक्स को तोड़ने के लिए। चलो, ये क्वेश्चन भी हो गया, और देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, द फोर्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। ये हमें पता है लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, ठीक है, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है बेटा तो अभी जाके कर लो, आइस को पानी में डाल के देखो, देखना वो फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। क्यों अब ऐसा होता है, अब इसका हमें रीज़न देखना है, ठीक है। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे डेंसिटी की बात की गई है, तो चलो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत बार हमने बात किया। डेंसिटी क्या है, हमारी मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी तो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो ये इन्वर्स रिलेशन में है, डेंसिटी और वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा कम होगा या एक के कम होने से दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब आपको पता है आइस तो सॉलिड होती है, आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म। जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं तभी तो आइस बनती है, तब वो गैस तो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाता है, ठीक है, इतना हमें पता है। अब क्या होता है, जब आइस फॉर्म हो रही होती है ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में स्पेसेस हो जाते हैं, ठीक है, इसके बीच में इस तरह से स्पेसेस हो जाते हैं, ये स्पेस है आपकी, ठीक है। अब क्या होगा, इन स्पेस, ये जो स्पेसेस हैं ये जो लिक्विड है, जो हमारा वाटर है, उसके पार्टिकल के स्पेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि ये स्पेसेस लिक्विड के स्पेसेस से ज़्यादा स्पेस होती है। तो इससे क्या होता है, यही रीज़न है कि जो आइस है वो फ्लोट करने लगते हैं, एक तरीके से क्या हो जाता है, ये हमारा पोरस सा बन जाता है, ठीक है, पोरस यानी कि बीच बीच में आपके होल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि आपकी आइस की डेंसिटी जो है कम होती है, ठीक है, इसीलिए वो वाटर पे फ्लो करती है, सिंपल सी बात है, ठीक है, आप समझ गए होंगे आई गेस ये चीज़। चलो, मतलब अब हमारे ये वाले इंडेक्स क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्या, सेल्सियस और केल्विन का
कन्वर्जन पढ़ा था, अब हमारे वही क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। बहुत इजी है, बहुत छोटू से क्वेश्चंस हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।